हुंकार के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। देश के सामने कोरोना है और हर दिन वैक्सीन का रोना है। केंद्र कहता है लोगों को वैक्सीन लगाने में भारत सबसे आगे, लेकिन राज्य, खासतौर से वो राज्य जहां विपक्षी दलों की सत्ता है, उनका कहना है वैक्सीन तो है ही नहीं, इसीलिए तो वैक्सीन सेंटर्स भी बंद करने की नौबत आ गई है। इसी केंद्र राज्य की लड़ाई में बात पाकिस्तान से काल्पनिक युद्ध तक पहुंच चुकी है। देखिए, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, कहते हैं राज्यों को कोरोना से लड़ाई में अकेले छोड़ दिया गया है। कह रहे हैं अगर पाकिस्तान से युद्ध होगा तो भी क्या राज्यों से पूछा जाएगा केंद्र की तरफ से कि उनके पास अपने हथियार हैं कि नहीं। वहीं बीजेपी कह रही है वैक्सीन को लेकर सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है। इन सब के बीच वैक्सीन की बर्बादी को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड, तमिलनाडु जैसे राज्यों पर वैक्सीन की बर्बादी के आरोप लग रहे हैं, जबकि ये राज्य इन आरोपों को बेबुनियाद बता रहे हैं। तो आज की हुंकार इसी मुद्दे पर। शुरुआत में रिपोर्ट देखिए आप। कल को अगर पाकिस्तान भारत पे युद्ध करता है तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि सारी राज्य सरकारें अपना अपना देख लें। दुख तो इस विषय का है जब पाकिस्तान से युद्ध होता है, जब पाकिस्तान से वास्तविक रूप में लड़ाई होती है, सर्जिकल स्ट्राइक होती है, उस समय भी आप कहां बख्शते हैं हमें। भारत सरकार के गाइडलाइन से कम वैक्सीन हमारे यहाँ खराब हुआ है। आज हमारे पास वैक्सीन नहीं है तो हमने वैक्सीनेशन रोक दिया है। कोरोना से लड़ाई में वैक्सीन ही सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन वैक्सीन को लेकर केंद्र और विपक्ष की पार्टियों में संग्राम छिड़ा हुआ है। देश में वैक्सीन की जबरदस्त किल्लत है और मुझे लगता है पिछले महीनों में कई बड़ी गलतियां हुई हैं। अगर अपने देश के लोगों को सही समय पे वैक्सीन लगा दी जाती तो शायद दूसरी वेव के प्रकोप को काफ़ी कम किया जा सकता था। तो कुछ राजनेता हैं, खास करके अरविंद केजरीवाल, जो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और सवाल पूछते हैं। एक बात याद रखिए, ये वैक्सीन है, ये कोई ऑफ द शेल्फ अर्थात काउंटर में मिलने वाला कोई साधारण पैरासिटामोल की गोली या कोई साधारण दवाई नहीं है जो आप गए, आपने पेमेंट किया और आप ओवर द काउंटर उस मेडिसिन को उठाए और आप हिंदुस्तान आ गए। केंद्र और दिल्ली की सरकार के बीच ही नहीं बल्कि कांग्रेस वैक्सीन को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। केंद्र का आरोप है कि छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे राज्यों में वैक्सीन की बर्बादी ज्यादा हो रही है, लेकिन राज्य सरकारों ने इससे इनकार किया है। जो कोविन ऐप में जो रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे हैं उसको बोलते हैं कि वैक्सीन खराब हो गया है, जबकि भारत सरकार के गाइडलाइन से कम वैक्सीन हमारे यहाँ खराब हुआ है। अभी जो है एबव 45 और एबव 18 को यदि जोड़ लेंगे तो 6,52,000 ही हमारे पास जो है वैक्सीन बचे हैं। और दूसरी तरफ जो है भ्रामक प्रचार भी किया जा रहा है कि 37% जो है हमारा जो वेस्टेज है, जबकि हमारा वेस्टेज जो है 4.65% है। तो वैक्सीन की शॉर्टेज तो है ही है, लेकिन अब सेंटर का फर्ज बनता है कि सेंटर पूरा एक अच्छा रोल प्ले करके जहाँ कहाँ से भी उनको वैक्सीन मिलती है उसको लाके पंजाब को दे। कुल मिलाकर देश में वैक्सीन भले ही कम हो, लेकिन राजनीति कम बिल्कुल नहीं है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आपका परिचय कराते हैं। कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता अलका लांबा जी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रही हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं अवनीजेश अवस्थी, संघ के विचारक हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे हमारी आज की इस चर्चा में। और हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता हैं राजीव रंजन जी, वो इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। कुछ ही देर में हम उम्मीद कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगी। बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले रोमाना जी, मैं बीजेपी का अवनीजेश अवस्थी जी, अपनी बात दोबारा से दोहरा दीजिए सर। मैंने कहा कि आपने कहा कि मैं बीजेपी का पक्ष रखूंगा, मैं बीजेपी का पक्ष नहीं रखूंगा। ठीक है, लेकिन आप उसी आइडियोलॉजी से हैं जुड़े हुए, ये कह सकती हूँ ना मैं? आप संघ और बीजेपी की आइडियोलॉजी से जुड़े हुए? हाँ, मैं संघ की आइडियोलॉजी का हूँ। ठीक है सर, लेकिन बीजेपी वाले अपना अच्छा, ठीक है जी, ठीक है। मैं यहाँ पर ये क्लियर कर देती हूँ कि बीजेपी से रोज की तरह हमने शो के लिए प्रवक्ता की मांग रखी थी, लेकिन पार्टी की तरफ से अपना प्रवक्ता नहीं भेजा गया है। ठीक है, अलका लांबा जी, आपके पास आती हूँ सबसे पहले और आपसे जानना चाहती हूँ कि आखिरकार वैक्सीन कम है लेकिन सियासत ज्यादा क्यों है? रोमाना, सबसे पहले तो आज हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जो रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि है और उन्हें याद करते हुए उनका योगदान अगर 1958 में DRDO की स्थापना ना की होती
1966 में सीरम इंस्टीट्यूट, जहां पर हम लोग आज लगभग 6 करोड़ वैक्सीन बन रही ना की होती तो आज देश के हालात करते। तो सबसे पहले देश के पहले प्रधानमंत्री को अपनी श्रद्धांजलि देकर अपनी बात आगे रखती हूँ। रोमाना सरकारें अपने लिए नहीं लड़ रही, अपने राज्यों के लोगों को एक सुरक्षित जीने का जो उनका अधिकार है उससे वो वंचित हो रहे हैं, वो उसकी लड़ाई लड़ रही है। आज साफ हो चुका है, जब सुप्रीम कोर्ट में बताया गया सरकार ने कि कौन कितनी वैक्सीन बनाएगा, मात्र 2 कंपनियों को, अभी तक भारत की मात्र 2 कंपनियां, जबकि 10 और कंपनियां हैं जिन्हें इजाजत देने की सख्त जरूरत है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने भी लिखा है कि उन्हें भी कंसीडर करिए, उन्हें परमानेंट लाइसेंस दीजिए ताकि वो भी बना सकें इसी जो हमारे पास ऑलरेडी फार्मूला खासतौर से भारत बायोटेक का है। लेकिन ऐसा क्यों नहीं कर रहे, समझ से परे है। दूसरा, जो बाहर की 2 कंपनियां बताई गई, फाइजर एंड मॉडर्ना, उन दोनों को कहा गया ग्लोबल टेंडरिंग करिए। ग्लोबल टेंडरिंग शुरू किया तो दोनों ने कह दिया हम राज्यों को नहीं देंगे, हम सीधा केंद्र सरकार को देंगे। तो क्यों केंद्र सरकार ने समय बर्बाद किया? एक समय कीमती है, आपको मालूम है, तीसरी लहर से पहले, और सीधा मौत के मुंह में लोग जा रहे हैं। और यही एक वैक्सीन है। भाजपा के प्रवक्ता नहीं है, पर उन्हें सुना मैंने जो कह रहे थे, ये वो ऐसी चीज नहीं है काउंटर पे मिल जाएगी। हम तो यही उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि भारत सबसे बड़ा टीका उत्पादक देश है, सबसे बड़ा निर्यातक देश रहा आज तक जो है, तो क्यों नहीं हर काउंटर पर मिल सकती थी? प्रयास तो किए होते। ठीक है, 1 मिनट, अब मैं जरा आप जो आरोप लगा रही हैं उस पर जवाब लेती हूँ। राजीव रंजन जी के पास पहले मैं चलूंगी। राजीव रंजन जी, जो केंद्र सरकार की तरफ से कोरोना के लिए वैक्सीनेशन पॉलिसी बनाई गई, आपको लगता है उसी में चूक हो गई? इसी वजह से आज ये स्थिति है कि वैक्सीन चाहिए और वैक्सीन है नहीं? देखिए, सबसे पहले मुझे अनुमति दीजिए मैं कुछ चीजों को बहुत बेबाकी के साथ कहूं। जी, मैं अरविंद केजरीवाल जी के आरोप से शुरू करूं। उन्होंने कहा कि अगर ये मार्च में लग गया होता तो इस देश में दूसरी लहर का सामना लोगों को नहीं करना पड़ा। लेकिन शायद वो राहुल गांधी और जो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जैसे नेताओं को ये नहीं कह पाए कि इस वैक्सीन हेजिटेंसी के लिए जवाबदेह कौन थे, जब उत्पादकों के मन में भी ये असमंजस का भाव था कि जिस तरह से बड़े नेता, बड़ी पार्टियां जिनकी बड़ी फॉलोइंग है, जिनकी बातें लोग सुनते हैं और उसे आचार व्यवहार और जीवन शैली में शामिल करते हैं, वैसे लोग वैक्सीन को लेकर के कई आपत्तिजनक आरोप लगा रहे थे। और मुझे लगता है जिस समय संवाद के जरिए वैक्सीन को लेकर के एक नीतिगत निर्णय हो सकता था, सभी राजनीतिक दलों को मानवता की रक्षा के लिए मिल करके ये कहना चाहिए था कि इसको सुनिश्चित कीजिए कि सबसे पहले लोगों को ये मिल सके, और इसके लिए अगर आपके पास केवल 2 कंपनियां इसके उत्पादन में लगी हैं तो निसंदेह उनके उत्पादन का रोडमैप क्या है, हाँ। और अगर इससे पूरी नहीं की जा सकती है तो निसंदेह दुनिया के बाकी मुल्कों से सर मैं 1 सेकंड के लिए आऊं। सर, ये बार बार जो एक तर्क दिया जाता है केंद्र सरकार की तरफ से, और क्योंकि आप भी केंद्र सरकार बीजेपी के सहयोगी हैं, कि साहब वो वैक्सीन हेजिटेंसी, और उस वक्त बयान तो सुन लेते किस तरीके के दिए जा रहे थे विपक्षी नेताओं की तरफ से। सर, आपकी बात सराखों पर रखते हुए बस मैं इतना जानना चाहती हूँ कि केंद्र सरकार जब ऑर्डर दे रही थी सर, तो उन सब बातों को कंसिडर करते हुए जितने लोगों ने 2019 में बीजेपी को वोट दिया, कम से कम एनडीए की भी बात नहीं कर रही हूं, जितने लोगों ने कम से कम बीजेपी को वोट दिया, सर जब ऑर्डर दे रहे थे वैक्सीन के लिए तो उतने करोड़ डोजेस की तो मांग कर लेते हैं। कम से कम इतना तो भरोसा रखते हैं कि जितने लोग हमें वोट दे रहे हैं वो तो हमारी बात मानेंगे, वो तो आएंगे वैक्सीन लगवाने के लिए। कितने करोड़ डोज का ऑर्डर दिया सर? ये देश के साथ छलावा है सर, इसलिए मैं सवाल कर रही हूँ। देखिए रोमाना जी, एक छल से ज्यादा ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय तो है ही है। ये पूरे देश को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा सर, वही तो कम से कम समस्या को मानिए, तो स्वीकार तो कीजिए। आप लोग तो राजनीति से ऊपर ही नहीं उठ पा रहे हैं, आप लोग राजनीति से ऊपर ही नहीं उठ पा रहे हैं ना सर, ये सेलेक्टिव सिर्फ और सिर्फ राजनीति। इसीलिए मैं कह रही हूँ वैक्सीन कम, सियासत फुल। मेरे साथ आतिशी आ गई है। आतिशी जी से मैं ये समझना चाहती हूँ, आतिशी जी आप मुझे ये बता दीजिए। अच्छा, आप राजीव जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। नहीं सर, मैं आरोप बिल्कुल नहीं लगा रही हूँ, मैंने एक फैक्ट रखा सर, मैं आरोप नहीं लगा रही हूँ, आरोप आपने लगाया, मैंने सिर्फ एक फैक्ट रखा। मैं बस इतना कह रहा हूं कि जनवरी में वैक्सीनेशन शुरू हुआ, और वैक्सीनेशन की रफ्तार क्या थी? क्या उस समय वैक्सीन की कमी के कारण रफ्तार कम थी, या वैक्सीन रहते हुए लोगों को वैक्सीन के बारे में जो दुष्प्रचार का सामना करना पड़ा उसकी वजह से वैक्सीन लेने वालों की संख्या कतारों में? सर, आप जो बात कह रहे हैं आप उसी बात को दोहरा रहे हैं, आप उसी बात को दोहरा रहे हैं सर। और मैं फिर उसको दोबारा कहती हूँ कि केंद्र सरकार कम से कम उन लोगों का ख्याल कर
पढ़ लेती कि वो तो हमारी बात में आनेंगे, वो तो कम से कम विपक्ष के इस भ्रम में नहीं आएंगे जिन्होंने हमें वोट दिया। उतने करोड़ लोगों के लिए तो सर डोज दे देती, उतने करोड़ डोज का तो कम से कम ऑर्डर दे देती। मैं तो ये कह रही हूँ सर, उतना करोड़ डोज का ऑर्डर दे देती कम से कम। आतिशी के पास मैं चलूंगी। आतिशी जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इस वक्त कोरोना का संकट है, कोरोना के संकट में आपके नेता अरविंद केजरीवाल को पाकिस्तान से तुलना याद आ रही है। मैम, यहाँ ऑलरेडी कोरोना से युद्ध चल रहा है, आप लोगों को पाकिस्तान से युद्ध का ख्याल आ रहा है, ये किस स्तर की राजनीति है? तो अभी युद्ध देश में चल रहा है, ये पाकिस्तान से युद्ध से कम नहीं है, उससे बड़ा ही है। लेकिन जैसे उस तरह के युद्ध में केंद्र सरकार हमें ये नहीं बोलेगी कि दिल्ली अपने हथियार खुद खरीदे, मध्य प्रदेश अपने हथियार खुद खरीदे, तमिलनाडु अपने हथियार खुद खरीदे, उसी तरह से आज केंद्र सरकार का ये बोलना कि जी कर लें ग्लोबल टेंडर, दुनिया के सामने जाके लड़े एक दूसरे से, तमिलनाडु और दिल्ली और मुंबई और उड़ीसा, कि हम तुम्हें ज्यादा पैसे देंगे, नहीं हम तुम्हें ज्यादा पैसे देंगे। आखिरकार ये मैनेजमेंट और प्लानिंग केंद्र सरकार को, जैसे दुनिया भर के देशों ने किया, केंद्र सरकार को करना जरूरी था। मैं आपसे सिर्फ इतना समझना चाह रही हूँ कि आप पाकिस्तान से युद्ध की तुलना कर रहे हैं कोरोना से युद्ध के मामले में। क्या हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट नहीं है? क्या राज्य सरकारें ये नहीं कह रही थी कि हमको और अधिकार दो, हम अपने हिसाब से इस कोरोना से जंग लड़ेंगे? आप मुझे बताइए, पलटकर आपसे पूछा जाए कि जब पाकिस्तान से युद्ध हो रहा होगा तो क्या दिल्ली सरकार कहेगी जी हम जाकर युद्ध लड़ेंगे पाकिस्तान से, हमको अधिकार दो? देखिए रोमाना जी ये समझना पड़ेगा आपको कि इस लड़ाई में कुछ चीजें हैं जो केंद्र सरकार को करनी होंगी और कुछ चीजें हैं जो राज्य सरकार को करनी होंगी। जब सारी वैक्सीन की कंपनियां दुनिया भर की ये कह रही हैं कि हम सिर्फ केंद्र सरकारों से बात करते हैं, हम राज्य सरकारों से बात ही नहीं करते हैं, तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होनी पड़ेगी कि वैक्सीन प्रोक्योर वो करें, राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होनी पड़ेगी कि वैक्सीन वो लगवाएं। ठीक है। जब दुनिया भर की केंद्र सरकारें 100 मिलियन डोजेज वैक्सीन की ऑर्डर कर रही थी, तो भारत की सरकार क्या कर रही थी? सो रही थी। नहीं, वो वैक्सीन हेजिटेंसी की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं वैक्सीन हेजिटेंसी थी, और वो वैक्सीन हेजिटेंसी इस वजह से थी क्योंकि विपक्ष के नेता भ्रम फैला रहे थे। मैंने तो खुद यही सवाल पूछा राजीव जी से कि साहब जब दुनिया भर के देश वैक्सीन के ऑर्डर पर ऑर्डर दिए जा रहे थे तो हम लोग सो रहे थे क्या? तो उन्होंने कहा नहीं आप भूल गई, किस तरीके के बयान आ रहे थे। जी आइए। रोमाना जी, वैक्सीन के ऑर्डर अमेरिका ने, यूरोपियन यूनियन ने, कनाडा में अगस्त सितंबर 2020 में दिए थे। बिल्कुल। भारत ने जनवरी 2, जहां पे वो अगस्त सितंबर में करोड़ों डोज वैक्सीन ऑर्डर कर रहे थे, वहां पर भारत ने जनवरी में आके सिर्फ 1 करोड़ डोज वैक्सीन का ऑर्डर किया। ये है उन देशों में और हमारे देशों में ये अंतर कि जब वो देश अपनी वैक्सीन खरीद रहे थे, हमारा देश 6.5 करोड़ वैक्सीन एक्सपोर्ट कर रहा था। ठीक है, अब विजय अवस्थी जी के पास चलते हैं। ठीक है, जहां पर कोरोना का कहर भारत से बहुत कम है। ठीक है, अब विजय अवस्थी जी अब आप आ जाइए सर। तो क्या ये दूरदर्शिता की कमी, उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है वैक्सीन की कमी के तौर पर? रोमाना जी, ये बात सही है जो आपने उठाया कि जितना भ्रम इस समय देश में फैला हुआ है वैक्सीन को लेकर के, और इस पर बहस होनी चाहिए, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। एक पार्टी कुछ कहती है, एक प्रदेश की सरकार कुछ कहती है, केंद्र की सरकार को उसका कुछ और जवाब देती है, और सब साफ साफ होना चाहिए। लेकिन एक बात तो बड़ी साफ थी है कि जो बात है, अगर हम पंडित जी जवाहरलाल नेहरू तक को याद कर सकते हैं तो हमें 2-3 महीने 4 महीने पहले तक की बात तो याद रखनी ही पड़ेगी ना। आप ये बताइए कि क्या राज्य सरकारों ने केंद्र से ये नहीं कहा था कि हमें विदेशों से वैक्सीन खरीदने की अनुमति मिलनी चाहिए? बिल्कुल। आज ये कह रहे हैं कि केंद्र खरीदे, ये बात क्यों नहीं आती है सामने में? आज ये कह रहे हैं कि केंद्र क्यों खरीदे, पाकिस्तान मध्य प्रदेश अपने आप खरीदे, बम लाए और टैंक लाए और मध्य प्रदेश अपना। अरे आपने ही तो कहा था, आप नहीं देते डिसेंट्रलाइजेशन तो आप केंद्र को कहते कि देखो हमें खरीदने की अनुमति ही नहीं दे रहे। केंद्र ने ये देखते हुए कि बायोटेक और कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट की जितनी भी उत्पादन क्षमता है, उस उत्पादन क्षमता के हिसाब से भारत भर में कैसे उसका उपयोग करना है, सबसे पहले जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनको लगे ताकि वो आगे और लोगों का इलाज कर सकें। उसके बाद जो वनलेवर हैं 60 से ऊपर हैं उनको लगे ताकि उन पर आघात कम हो। और फिर सरकार ने अवस्थी जी, मैं एक मिनट एक नया शब्द आप लेकर आए जो अभी तक इस चर्चा में नहीं आया था, उत्पादन क्षमता। इसका जिक्र अलका लांबा भी पहले कर रही थी। इसी पर जरा सा मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि उत्पादन क्षमता देश में बढ़ाई क्यों नहीं गई सर?
ये भी तो कहा जा रहा है ना कि उत्पादन क्षमता आप बढ़ा देते, अब सोकर जाग रहे हैं, अब कह रहे हैं साहब और कंपनियों को हम रोपन कर रहे हैं, अब दे रहे हैं उनको फॉर्मूला। कहां तो WTO के सामने साउथ अफ्रीका के साथ मिलकर भारत ही आवाज उठाता है कि साहब IPR हटा दो कोरोना की वैक्सीन को लेकर। अपने देश के अंदर भारत बायोटेक कम से कम सर उसका फॉर्मूला ही वक्त रहते शेयर करा देते कि अभी इस तरीके के हालात नहीं होते देश में। रोमाना जी आपकी बिल्कुल बात ठीक है कि पहले से इसका इंतजाम करना चाहिए था, लेकिन मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन कम से कम आप इस बात का तो उपयोग करिए। 16 जनवरी से पहले बड़े बड़े लोग टेलीविजन के एंकर पर कह रहे थे कि मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा और 10 दिन बाद कहने लगे कि मुझे हाथ है। सर फिर आप उसी बात पर आ गए कि 16 जनवरी में माहौल किस तरीके का था। मैं बार बार इस बात को दोहरा रही हूँ कि 16 जनवरी पर ठीक है, मैंने माना इस तरीके का भ्रम था, मैंने माना इस तरीके के बयान थे, लेकिन कम से कम जितने लोगों ने बीजेपी को वोट दिया उतने करोड़ डोज तो बीजेपी ऑर्डर दे सकती थी, केंद्र सरकार ऑर्डर दे सकती थी। जितने करोड़ लोगों ने बीजेपी को चुना कम से कम उनके लिए तो ऑर्डर दे देते, उनके लिए ऑर्डर दे देते। सर मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, आपने सवाल पूछा, मेरा जवाब दीजिए। ये तो और भी खतरनाक बात है कि जितने लोगों ने बीजेपी को वोट दिया उतने लोगों के लिए वैक्सीन खरीद लो। ये तो बड़ी भयंकर राजनीति हो जाती कि ये केंद्र सरकार जो है सिर्फ बीजेपी के लोगों को वैक्सीन लगवाने दे रही है। रोमाना जी सिर्फ एक तर्क दे रही है, वैसा नहीं होने वाला है भी पसंद। सर कम से कम इन हालात से तो बेहतर होता, अभी जो हालात है कम से कम वैक्सीन होती तो देश में, कम से कम वक्त रहते ज्यादा वैक्सीन का ऑर्डर तो दे देते, कम से कम कुछ तो दूरदर्शिता दिखा देते सर, कम से कम लोगों के लिए सर कुछ तो दूरदर्शिता दिखा देते, कुछ तो आकलन कर लेते, देश की आबादी के हिसाब से कुछ तो प्लानिंग कर लेते। सर ये तो ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहा है, ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहा है। मतलब प्लानिंग के स्तर पर जीरो, हम प्लानिंग के स्तर पर जीरो देना चाहिए था। मैं ये मान रहा हूँ ना, ज्यादा ऑर्डर देना चाहिए था, लेकिन अगर आप ये कहें रोमाना जी जितने लोगों ने वोट दिया था उतने लोगों की एक बात। दूसरी बात आप एक बात बताइए कि दिल्ली के नहीं, ये तो मैं इसलिए आपको तर्क दे रही हूँ ना क्योंकि आप बार साहब विपक्ष के नेता भ्रम फैला रहे थे, इस वजह से ऑर्डर नहीं दिया, आप क्योंकि बचाव कर रहे हैं, इसलिए मैं ये तर्क लेकर आ रही हूँ। तो मैं भी यही सच लेकर आ रही हूँ, तो मैं भी तो यही सच लेकर आ रही हूँ। अगर ये सच ना हो ठीक है ना, आप झूठ बोल रहे हैं। तो मैं भी तो कह रही हूँ कि अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो आप कहिए मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं भी तो सच बोल रही हूँ ना। मैं भी तो यही कह रही हूँ ना कि कम से कम कुछ तो दूरदर्शिता दिखाते, कुछ तो वैक्सीन के डोज ज्यादा बनवा लेते, देश को मरने के लिए क्यों छोड़ दिया बिना वैक्सीन के। मैंने कहा कि अब जरा अलका के पास चलते हैं, वो बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार करेंगे। आइए अलका। थैंक यू रोमाना जी। देखिए आपने बहुत सही कहा और आप ही की बात को ये पकड़कर अब बैठ गए। आपने तो जस्ट ये कहा कि चलिए जो नहीं लगवाना चाह रहे थे उन्हें छोड़िए, आपको जिन्होंने वोट दिया जो लगवाना चाहते थे उनके मुताबिक बना लेते। एक आपने कहा है उसको ये पकड़ के बैठ गए अगर हम ऐसा करते। आई नो ऐसा नहीं होने वाला है, लेकिन मैं अब एक बात कर रही हूँ। पहले तो दिल्ली के मुख्यमंत्री का बारे बारे आप बयान दिखा रहे हैं, उनका फर्जी राष्ट्रवाद है, कभी सोता है कभी जागता है। ये वही मुख्यमंत्री है जिन्होंने दिल्ली के बॉर्डर को सील करने को कह दिया था कि हम सील कर रहे हैं, हमारे पास ये कम है वो कम है। तब उनका राष्ट्रवाद कहाँ था? तब उन्हें पाकिस्तान के यही उदाहरण फालतू के क्यों नहीं याद आए? तो इतनी नाकामियां, और ये कहते हैं जो हमें करना वो हमें करना। आपने जो करना था वो किया? क्या आपने समय पर ऑक्सीजन प्लांट लगाए जो 1 साल में कोरोना काल में लगाने थे? क्या आपने 1 साल में आरटीआई में जवाब आया? एक भी वेंटिलेटर नहीं खरीदा, आईसीयू बेड नहीं बढ़ाए। आज आप वो बेड दिखा रहे हैं जिनकी आज जरूरत नहीं है। जब जरूरत थी लोग ऑक्सीजन के बिना, आईसीयू बेड के बिना, वेंटिलेटर के बिना दम तोड़ गए। तो इनके लिए पाकिस्तान, हिंदुस्तान फर्जी राष्ट्रवाद। दूसरी बात, भाजपा के प्रवक्ता और संघ के प्रवक्ता को मैं कहना चाहती हूँ, क्यों नहीं हिम्मत करते बाबा रामदेव, माफी चाहूंगी लाला रामदेव का नाम लेने, जिन्होंने मजाक उड़ाया और कहा कि 1000 डॉक्टर, कोरोना वॉरियर, योद्धा ताली थाली बजाई, मौत के मुंह में चले गए। लाला रामदेव कहते हैं दोनों डोज लगाई और डॉक्टर टर टर करके मर गए। क्या ये गुमराह करना नहीं है? ये रामदेव का गांव-गांव में भाजपा की वजह से प्रचार होता है, तो ये गांव के लोगों में तब संदेश गलत नहीं गया कि हमें ये वैक्सीन नहीं लगानी, डॉक्टर भी दोनों वैक्सीन के बाद जा रहे हैं। तो ये गुमराह तो इन्होंने किया। और इनकी जो सांसद भोपाल से आती हैं, क्या कहा? कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं है, सिर्फ गौमूत्र पीजिए। क्या ये गुमराह करने वाला बयान नहीं था? हर गांव-गांव में जाकर ये संघ काली टोपी काले कारनामे जाकर हवन कुंड के धुएं को प्रदूषण फैलाकर ये पता नहीं किसे धर्म से जोड़ रहे हैं। ठीक है, कई ये जो वैज्ञानिक तौर तरीके हैं वो जवाब देना चाह रहे हैं। महामारी से हमें लड़ने दीजिए, पास आती हूँ, उसके बाद मैं आतिशी के पास आती हूँ। आइए अवनीश जी, आइए, आप जवाब देने के लिए हाथ उठा रहे थे। हाँ, दो बातें। एक तो ये कि मैंने सुना मनीष सिसोदिया को बोलते हुए कि बच्चों की वैक्सीन
विदेशों को निर्यात कर दी। जहां तक मेरी जानकारी है, बच्चों के लिए वैक्सीन आई नहीं, 18 से कम वालों को लग नहीं रही। ऐसे साफ झूठ बोले जाते हैं। एक बात। दूसरी तरफ IMA ने रामदेव के खिलाफ FIR की है ना, ये आज तो उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने कहा, उन तमाम लोगों के खिलाफ FIR तो नहीं हुई, उन तमाम लोगों से जिन्होंने ये वैक्सीन पर भ्रम फैलाया। अरे IMA की बात करिए ना, IMA की बात करिए ना, आप करिए ना IMA की बात। IMA ने उन तमाम लोगों को जिन्होंने कहा कि नपुंसक हो जाते हैं लोग, जिन्होंने कहा कि नपुंसक हो जाते हैं ये वैक्सीन लगवाने पर, जिन्होंने कहा ये बीजेपी की फैलाने में कोई पीछे नहीं था। बिल्कुल सही बात है, भ्रम फैलाने में कोई पीछे नहीं था। और उसी का ये नतीजा है कि हम ये भी देख रहे हैं कि गांव-गांव जब स्वास्थ्यकर्मी जाते हैं कोरोना की वैक्सीन के बारे में बात करने के लिए, तो लोग वहां पर साफ तौर पर हाथ खड़े कर देते हैं और कहते हैं हम नहीं लगवाएंगे वैक्सीन। इस तरीके का डर है, अभी भी है, देश के बड़े तबके में है। लेकिन साथ ही एक सच ये भी है कि देश का एक बड़ा तबका ऐसा भी है जिसको वैक्सीन चाहिए, लेकिन उसको वैक्सीन नहीं मिल रही है। वैक्सीन की किल्लत भी देश का सच है और वैक्सीन पर भ्रम भी देश का सच है। और इस सब के बीच आतिशी मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि आपके नेता तो पाकिस्तान की एंट्री करा चुके हैं इस वैक्सीन की किल्लत पर। एक सच तो यह भी है कि दिल्ली सरकार ने 8,17,000 वैक्सीन के डोज खरीदे और दिल्ली के जो प्राइवेट अस्पताल हैं उन्होंने दिल्ली सरकार से ज्यादा वैक्सीन खरीद ली है। 9,04,000 उनको वैक्सीन मिल गई है। मतलब यहां भी दिल्ली सरकार पिछड़ गई। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? देखिए रोमाना जी, इसका उत्तर तो आपने भाजपा के जो दो प्रवक्ता बिठाए हुए हैं वो ज्यादा बेहतर दे सकते हैं, क्योंकि अगर आप भारत बायोटेक से और सीरम इंस्टीट्यूट से पूछेंगे तो वो आपको स्पष्ट तौर पे, जैसा उन्होंने दिल्ली की सरकार को बताया है जी, कि कितनी वैक्सीन किसको बेचनी है ये केंद्र सरकार तय करती है, और कितने दिन में कितनी वैक्सीन जाएगी ये केंद्र सरकार तय करती है। स्पष्ट तौर पे लिखित रूप में सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक ने हमें बताया है। तो इसलिए केंद्र सरकार को इस सवाल का जवाब देना होगा कि ये कैसा भ्रष्टाचार हो रहा है, क्या ये कैसी मिलीभगत हो रही है कि सरकार को वैक्सीन नहीं मिलती है। वो सरकार जो फ्री में वैक्सीन लगवाती है उसको वैक्सीन नहीं मिल रही है, लेकिन प्राइवेट अस्पताल जो हर वैक्सीन की डोज के 900 से 1,300 रुपए ले रहे हैं आज, उनको वैक्सीन मिल रही है। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मैं सीधे राजीव रंजन जी का रुख करूंगी। राजीव जी, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ सर कि वैक्सीन की कमी देश में है, इसके लिए कोई जिम्मेदार माना जाएगा? किसी की जिम्मेदारी इसे माना जाएगा? किसी का फेलियर इसको गिना जाएगा या नहीं? ये किसी का फेलियर नहीं है, ये किसी की गलती नहीं है। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हमारे राज्य में भी 1.5 करोड़ लोगों को अब तक टीके लगे हैं, 1,48,00,000 लोगों को टीके लगे हैं, और 18 से 44 वर्ष की आयु में बिहार देश में सबसे तेज रफ्तार से टीका लेने वाला प्रांत बन गया। लेकिन वैक्सीन की कमी हमारे यहाँ भी है, और 18 से 44 वर्ष के उम्र के लिए वैक्सीन अब कम नहीं है। तो हमारा ये मानना है कि जब युद्ध या इस तरह के विभीषिका जैसे असाधारण परिस्थितियों का सामना राष्ट्र को करना पड़ता, तो राजनीतिक जो स्वार्थ है, हमारे जो संकीर्ण हित हैं, उनको दरकिनार करके पूरे देश को एक तरीके से सोचने की जरूरत है। और महामारी के प्रबंधन को लेकर, इस विभीषिका के प्रबंधन को लेकर के अगर देश में, मैंने पहले भी कई बार कहा कि अगर संघीय ढांचे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बार बार दुहाई हम देते हैं जी, तो सेंटर में एनडीए की सरकार है, देश के अनेक राज्यों में कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार है और कई जगह रीजनल पार्टीज की सरकार है। तो ये क्या हम सब इस कुकृत्य के लिए जवाबदेह नहीं है? कहीं ना कहीं अगर ये असमंजस का वातावरण बना, जो केंद्र में प्रतिपक्ष में है वो राज्यों में सत्ता में है, तो क्या ये हम सबों की जवाबदेही नहीं है? ये किसकी जवाबदेही? हम किसी एक को जवाबदेह मान करके हम अपनी जिम्मेवारियों से पल्ला नहीं झाड़ सकते। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि सब जिम्मेवारी लेनी है, तो जिम्मेदारी सामूहिक तौर पर लेनी होगी, सबको लेनी होगी। अलका लांबा, पहले आप आ जाइए, उसके बाद आतिशी के पास आते हैं। रोमाना जी, आप ना साथ में आंकड़े जो आपके चैनल दिखा रहे हैं, मैं उसी के आधार पर सिर्फ बता रही हूँ। 130 दिन के अंदर आपके आंकड़े बता रहे हैं 20 करोड़ वैक्सीन लगी, यानी कि लगभग 4 महीने में 3%, अगले 4 महीने में 6%, उसके बाद 12%। कुल आबादी कितनी? 60 करोड़ टीके लगे होंगे, यानी कि हमें चाहिए 260 करोड़ वैक्सीन, और लगी है मात्र अगले 6 महीनों में 60 करोड़ के करीब।
मैं ये कह रही हूँ इस रफ्तार से चलेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। और मैं कह रही हूँ ग्लोबल टेंडरिंग के लिए धोखे में रखा गया, सरकारों को कहा गया, राज्यों को बिल्कुल जिम्मेदारी लेने को तैयार थे, हमने ग्लोबल टेंडरिंग के लिए 9 राज्य आगे आए, लेकिन पीछे से पता लगा कि भारत सरकार के साथ ही करार होगा, तो समय क्यों बर्बाद किया गया। आज सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने हल्फनामा दिया है, उसमें ये कहा है कि हर रोज की जो है लगभग देश में हर रोज 28 लाख वैक्सीन बन रही है, लेकिन राज्यों में 12-13 लाख पहुंच रही है। 57% वैक्सीन कहां जा रही है, 57% ये कौन बताएगा। और उसके बाद एक और जवाब जो है दिया जा रहा है कि आपके जो बहुत राज्यों में रजिस्ट्रेशन, गुवाहाटी, असम, भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की, रजिस्ट्रेशन तक शुरू नहीं हुआ है। वैक्सीन छोड़ दीजिए ना राज्यों पर, राज्यों को तो अप्लाई कर भी दिया था, लेकिन क्यों ये कह दिया कि आपको मिलेगी नहीं, ये तो कह दिया ना। ग्लोबल टेंडरिंग जिसकी इजाजत दी गई, कंपनियां विदेशी हाथ खींच रही हैं, वो कह रही हैं हम राज्यों के साथ डील ही नहीं करते, हम तो सीधे केंद्र सरकार के साथ डील करेंगे। उसके अलावा देश के अंदर वैक्सीन के लिए अगर जाती हैं राज्य सरकारें, जो बात पहले आतिशी कह रही थी, तो वहां पर राशनिंग की जिम्मेदारी वो केंद्र ले रहा है। राज्य सरकारें जो हैं वो देश के अंदर जो वैक्सीन 2 उत्पादक कंपनियां हैं उनसे भी सीधे अपनी मर्जी से खरीद नहीं पा रही है वैक्सीन। आ जाइए आतिशी, उसके बाद राजीव जी के पास चलते हैं। देखिए, मुझे लगता है रोमाना कि अब समय आ गया है कि हमें एक राज्य, दूसरा राज्य, तीसरे राज्य के तौर पे नहीं, एक टीम इंडिया के तौर पे काम करने की जरूरत है जी। और एज टीम इंडिया ये तो केंद्र सरकार को, देखिए जो बीत गई वो बात गई, इसकी क्या गलतियां हुई, केंद्र सरकार को 6 महीने पहले ऑर्डर करना चाहिए था, सबक तो लेंगे, अलग अलग वैक्सीन को अप्रूव करना चाहिए था, लेकिन अब टीम इंडिया के तौर पे यूनाइटेड फ्रंट लेके हमें दुनिया में जाना होगा। और मैं ये मानती हूँ कि केंद्र सरकार को उसमें लीड लेनी होगी। आज भी कई कंपनीज के वैक्सीन के स्टॉक अलग अलग देशों में उपलब्ध हैं। भारत अपनी डिप्लोमेटिक मसल अगर आगे करता है, जितनी भारत ने वैक्सीन पूरे देश को जितने की जरूरत है, अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स बेचना चाहेंगे। तो जयशंकर साहब गए हुए तो हैं, अमेरिका गए हुए हैं वो, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो बढ़िया डील कर आएंगे। आप मुझे बताइए कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो कोरोना की महामारी आने से पहले एक देश से दूसरे देश में ही जाते हुए पाए जाते थे, आज क्यों वो अपनी पर्सनल गुडविल क्यों नहीं यूज कर रहे हैं देश को वैक्सीन दिलाने के लिए? आज जब हमारे देश को सबसे ज्यादा इस महामारी का कहर झेलना पड़ रहा है, तो क्यों प्रधानमंत्री जी खुद नहीं बात कर रहे हैं अलग अलग वैक्सीन मैन्युफैक्चरर से? क्यों वो अलग अलग देशों से नहीं बात कर रहे हैं? क्यों वो उनके प्रोडक्शन यूनिट्स भारत में नहीं खुलवा रहे हैं? जब बंगाल में चुनाव था तो वो खुद प्रचार करने गए। आज जब देश को वैक्सीन की जरूरत है तो प्रधानमंत्री जी खुद आके टीम इंडिया की लीड करते हुए क्यों हम एक डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बना रहे हैं? राजीव जी प्लीज आइए, जवाब दीजिए। राजीव जी आइए प्लीज, जवाब दीजिए। हाँ जी। पहले तो मैं इन प्रिंसिपल इस बात से सहमत हूं कि टीम इंडिया की तरह हम लोगों को काम और कब करेंगे, कब निश्चित तौर पर जयशंकर अगर दुनिया के मैंने अभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में देखा कि उनका कार्यक्रम है और फाइजर से वो शायद बात, फाइजर हो या मोडर्ना हो, मुझे लगता है अब केंद्र सरकार की भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर टीम इंडिया की तरह हम लोग सब काम करने के लिए तैयार है, विपक्ष को भी थोड़ा रिस्पांसिबल नजरिए के साथ आकर के मिल करके काम करना चाहिए, लेकिन सेंटर को पहल करनी होगी। और ये मानवता का सवाल है, चाहे जो लोग भी हैं। नहीं, मुझे अच्छा या बुरा, प्लीज मुझे इंटरप्ट, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। आप अपनी बात बुरी बातें, बुरी बातें भी मैं कह सकता हूँ, आपको आपके लिए बुरी लग सकती है वो बात, लेकिन अभी मैं वो नहीं कहूँगा। अभी मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, आज की बहस का एक सकारात्मक जरूर निष्कर्ष होना चाहिए। बिल्कुल, हम अपनी अपनी पार्टियों को ये कह सके लोग क्या सोचते हैं, और ये निश्चित तौर पर आज देश के लिए चिंता का सबब है। आज तीसरी लहर का सामना देश करने की स्थिति में नहीं है। हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था की बहुत सारी खामियां दुनिया के सामने आ चुकी, इसीलिए हम लोगों को निपटने के लिए बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। जी आइए अलका लांबा, आइए। देखिए, बीजेपी के बिल्कुल सहयोगी का बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, तीसरी लहर आ रही है और देश तैयार नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है रोमाना। हमारे ही देश में 3 सीरो सर्वे, अभी तक 3 सीरो सर्वे हमारे देश में हुए हैं, और 12 जो है एक्सपर्ट्स ने, दैनिक भास्कर में आज खबर है, 12 एक्सपर्ट ने उस सीरो सर्वे के आधार पर टिप्पणी की है कि अगर हम मौतों का दर जो है औसत देखें 1% तो बताया जा रहा है, अगर इसे हम 0.1 भी माने ना तो 6 लाख मौतें अभी तक हो चुकी हुई है, और अगर हम 0.3 मांगेंगे 16 लाख,
0.6% मृत्यु दर होगा, तो 42 लाख लोग मौत के मुंह में जा चुके हैं। और हमारी औसत दर कहती है 1% मौत का मृत्यु दर 1% है। ये सीरो सर्वे के आधार पर कह रहे हैं। तो आप देखिए, जब हम सच्चाई को छुपा रहे हैं ना, सही आंकड़े, हकीकत, पर्दा डालेंगे, आकलन सही से नहीं होंगे, तो यही होगा। आंकड़े कुछ कहेंगे, सरकार कुछ दिखाएगी और तैयारियां कहीं कुछ होंगी और लोग इसी तरह मरते रहेंगे। वैक्सीन वैक्सीन वैक्सीन, उसके अलावा कोई किसी चीज कोई नहीं बचा सकती। अलका लांबा, सबसे ज्यादा मौत के मामले में तो पंजाब आगे है, कांग्रेस शासित राज्य है। दुख की बात है, बिल्कुल दुख की बात है। कांग्रेस का सहयोगी महाराष्ट्र जो है, वहां पर भी आप देख लीजिए किस तरीके का मौत का आंकड़ा बहुत दुख की बात है। राजस्थान का आप हाल देख लीजिए, राजस्थान का आप हाल देख लीजिए। यहाँ पर आप बहुत खुश हुई कि बहुत बढ़िया बात राजीव रंजन जी ने कही है। कम से कम ये भी तो देखिए ना कि राजस्थान में क्या तैयारी है। राजस्थान में आपने देखा कैसे एक बाप को अपनी बेटी का शव लेकर जाना पड़ा। क्या कांग्रेस अपने शासित राज्यों के अंदर क्या हालत है उसको देखती है? अपनी जिम्मेदारी का आकलन करते हैं आप लोग, या सिर्फ और सिर्फ आपदा में अफसर, सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए, मोदी को आरोपों में घेरने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये मौका ले रहे हैं? ये आपदा में अवसर नारा देश के प्रधानमंत्री जी का भाजपा संघ का दिया हुआ, जिसपे ये भुना तो आप लोग रहे ना, हमारा नहीं। भुनाते हुए तो आप लोग नजर आते हैं। नहीं पूछेंगे नहीं, बिना वैक्सीन के वैक्सीन उत्सव हो जाता है, आपदा में अवसर हो जाता है, ताली थाली पीछते हकीकत देश के सामने, लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं, वैक्सीन नहीं है। रोमाना मुद्दा ये है। रोमाना, आपने कांग्रेस शासित राज्यों का नाम लिया, मैं तो आपसे कह रही हूँ, मान लियो नंबर 1 पर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, तमिलनाडु, यही सबसे ज्यादा मौतें हो रही है। इसके बगैर सबसे ज्यादा मलहम, सबसे ज्यादा वैक्सीन, यही जरूरत है। इसलिए इनके हाथ खोल दीजिए, केंद्र सरकार राज्यों के हाथ मत बांधे, उन्हें वैक्सीन दे, नहीं तो उन्हें बाहर से मैं ये सवाल आपसे इसलिए कर रही हूँ कि आप मुझे अभी बता रही थी कि आंकड़े कहां तक पहुंच सकते हैं मौत के आंकड़े कोई केंद्र सरकार डायरेक्टली नहीं बनाता। नहीं बिल्कुल, वो मैंने भी अखबार में खबर पढ़ी है, मैंने भी पढ़ी है वो अखबार में खबर। मैं इसीलिए जानना चाह रही हूँ कि साहब जो राज्य सरकारें हैं वो बताती है ना उनके प्रदेशों में कितनी मौत हो रही है, तो फिर राज्य सरकारें पारदर्शिता बरतें, राज्य सरकारें अपने आके मौत के आंकड़े ना छुपाएं, खुलकर बताएं कितनी मौतें हो रही है, उससे तस्वीर साफ हो जाएगी। हर काम को तोड़ मरोड़ कर केंद्र के सर पर मर देना, इससे तो काम नहीं चलेगा ना। अशोक गहलोत जी, राजस्थान अशोक गहलोत जी की ट्वीट देख लीजिए, पूरी माइन्यूट लेवल पर मौतें जितनी भी हुई हैं, जिस तरह की भी हुई हैं, चाहे दूसरी बीमारियों से हो, उसके आंकड़े डीएम लेवल पर, पंचायत लेवल पर इकट्ठे करने राजस्थान ने शुरू कर दिया। उम्मीद करते हैं बाकी भी करे, ताकि सही आंकड़ों पर आंकलन कर सके, देश को बचा सके। मैं तो आपसे मान रही हूँ, बिल्कुल करना होगा, लेकिन 36 राज्य और केंद्र शासित मिला के 36 राज्य, 6 कांग्रेस के, 30 की जिम्मेदारी तो भाजपा और दूसरों को लेनी होगी ना, वो भी कांग्रेस को दे देंगे, हम ले लेंगे। ठीक है, मैं अब लेकर आती हूँ जरा आतिशी को। आतिशी, आपने ये बोला कि देखिए जो हो चुका है उससे आगे बढ़ने का अब वक्त है, तो आगे के लिए आपको क्या लगता है सही कदम क्या रहना चाहिए, किस तरीके से आगे कदम बढ़ाया जाना चाहिए? आतिशी आइए। आतिशी आपके पास आऊंगी। मुझे अब मैं देख पा रही हूँ कि अवनीश जी हमारे साथ जुड़ गए, बहुत देर से उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा था। आप ही की बात पर उनसे कॉमेंट ले लेती हूँ। अवनीश जी, आतिशी फिर से कुछ दिक्कत आ गई है, अपनी जी के आउटपुट में कुछ दिक्कत आ रही है मेरी जी। आतिशी प्लीज आइए और ये बताइए, क्या दिल्ली सरकार ने भी मौतों का आंकड़ा कम करके बताया क्या? देखिए रोमाना जी, आज इस बात पर बहुत बात करने का मुद्दा नहीं है कि राजस्थान में कितने केस हुए, उत्तर प्रदेश में कितने केस हुए, हिमाचल प्रदेश में कितने हुए, क्योंकि हमने देश भर में देख लिया है कि ये जो दूसरी लहर आई है इससे कोई भी नहीं बचा है, क्योंकि ये जो स्ट्रेन ही इतना वेरियोलेंट आया कि इतनी तेजी से फैला, इतने लोगों को लेकर चला गया। अगर तीसरी लहर आएगी तो उससे बचने का एक ही तरीका है और वो है वैक्सीनेशन, क्योंकि बार बार आंकड़े और स्टडीज यही दिखा रहे हैं कि जिनका वैक्सीनेशन हुआ था उनको अगर इन्फेक्शन हुआ भी तो सीरियस नहीं हुआ। अब वैक्सीनेशन के लिए हमें क्या करना चाहिए? पहली बात, दुनिया में कई ऐसी वैक्सीन हैं, चाहे फाइजर है, मॉडर्ना है, जॉनसन एंड जॉनसन है, जो सारी WHO अप्रूव्ड है, लेकिन भारत में अप्रूव्ड नहीं है। सबसे पहले इमरजेंसी बेसिस से उनको ऑथराइज करना चाहिए। सेकंड, उनसे बात करके, उनकी भारत में बहुत बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, उनसे बात करके इन कंपनीज ने दुनिया में अलग अलग जगह उत्पादन शुरू किया हुआ है। आप तो मुझसे बेहतर तरीके से जानती होंगी कैसे इन तमाम कंपनियों के पास तो बुकिंग्स है आगे तक के लिए, इनकी तरफ से तो हाथ खड़े कर दिए गए हैं। ये तो कह रहे हैं हम तो दे ही नहीं सकते हैं, इनके पास तो अगले साल तक के लिए बुकिंग्स हैं, ये तो अगले साल तक भारत को नहीं दे सकते हैं वैक्सीन। भारत सरकार इनको परमिशन देकर भी क्या करेगी? जब परमिशन फाइजर मांग रही थी तब भारत सरकार ने दी नहीं,
उसके बाद इनके पास तो पूरी बुकिंग्स है आगे तक के लिए, अब तो वो वक्त भी गुजर गया। इसीलिए तो मैं आपसे पूछ रही हूँ अब क्या करें। इसलिए उनके साथ बात करके उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी आपको भारत में बढ़वानी पड़ेगी, क्योंकि ये कंपनीज भी तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मैन्युफैक्चर कर रही हैं। भारत एक फार्मास्यूटिकल और वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग का दुनिया में हब है बिल्कुल। दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कैंपेन, पल्स पोलियो कैंपेन भारत में चला है। भारत में वो वैक्सीन मैन्युफैक्चर हुई है। लेकिन अब तो समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है, अब तो समझ ही में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है, क्योंकि भारत बायोटेक जिसका फॉर्मूला भी हमारा, वो तो अभी तक भारत की जो दूसरी कंपनियां हैं वो बना नहीं पा रही हैं। इसीलिए सवाल बड़ा हो जाता है, राजीव रंजन जी को आना चाहिए कि सर अब यहां से आगे की राह कैसे देश बचेगा, क्योंकि तीसरी लहर आप भी बता रहे हैं कितना बड़ा खतरा है। नहीं मतलब ईश्वर करे हम जो बोल रहे हैं वो गलत साबित हो, आशंकाएं निर्मूल हो, मानवता के लिए ज्यादा जरूरी है। हाँ, लेकिन सर वो कहते हैं ना कि होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, तो तैयारी तो हमें करके रखनी पड़ेगी ना। हाँ जी, तैयारी करनी चाहिए। अभी कर्नाटक में 2 वैक्सीन के प्लांट्स जो भी लगे हैं, तो दुनिया के बाकी मुल्कों से भी जो वैक्सीन उत्पादक हैं वो हिंदुस्तान में अपने प्लांट्स यहाँ लगा करके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करना चाहे और भारत सरकार इसकी इजाजत दे राज्य सरकारों को, जैसे कर्नाटक सरकार ने उसमें पहल। तो मुझे लगता है ये एक सिलसिला है जिस पर एक राष्ट्रीय विमर्श के जरिए इसका कैसे ये व्यवहारिक तौर पर समाधान इसका हो सकता है वो करना चाहिए। चलें सर, समय मेरे पास इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर हम तो एबीपी न्यूज पर यही गुजारिश कर सकते हैं कि जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन का किसी तरीके से देश में इंतजाम हो जाए। फिलहाल हकीकत यही है कि देश में वैक्सीन कम है, सियासी उबाल ज्यादा है। देखिए, दिल्ली में कोरोना की रफ्तार और कम हो गई है। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के महज 1072 नए केस ही सामने आए। ये 30 मार्च के बाद एक दिन में सबसे कम केस हैं। दिल्ली में संक्रमण दर भी काफी घट गई है, 2% से भी नीचे आ गई है, 1.53% है दिल्ली में संक्रमण दर, जो 24 मार्च के बाद सबसे कम है। हालांकि केस कम होने के बावजूद मौत का आंकड़ा अभी भी ज्यादा बना हुआ है। 24 घंटे में 117 लोगों की जान गई है, वहीं 3725 मरीज कोरोना से ठीक हुए हैं।